नमस्कार साथियों, मैं केपी ठाकुर जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले दोनों सेशन में हमने जितना पढ़ा, जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा। सेकंड सेशन में भी हमने वापस से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में सेंटेंसेस के माध्यम से वाक्यों के माध्यम से हमने कि कौन से सब्जेक्ट को किस सेंटेंस में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इन सारी बातों पर हमने उन दोनों वीडियोस में डिस्कस किया था। साथियों, आज वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस पर बातें करूंगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इन चंद मोटिवेशनल लाइंस के साथ, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई है कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे हो अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, पाँव के नीचे हो अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों के साथ साथियों आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और निश्चित रूप से साथियों, आपके जीवन में भी यदि बाधाएं आ रही है, हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रही है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि साथियों कोई इंसान कठिनाइयों से लड़ते लड़ते बिखर जाता है, तो कोई इंसान कठिनाइयों से लड़ते लड़ते निखर जाता है। तो साथियों, आपको निखरना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पूरी हम बेसिक टू एडवांस चर्चा करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लिखता हूं हेडिंग के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस साथियों, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? यदि आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, तो यदि आपके हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी सेंटेंसेस के अंत में यदि ता है आए, क्या है इसकी पहचान? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के एंड में ता है, कोमा ती है, कोमा ते है, कोमा ताहूं इत्यादि शब्द आए, ताहूं इत्यादि शब्द आए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। अब यदि आप गौर करेंगे तो आपके सेंटेंस के एंड में लिखा है, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ाता हूं, ये एक हिंदी वाक्य है, हिंदी सेंटेंस है। इस सेंटेंस के एंड में लिखा है ताहूं। क्या लिखा है? ताहूं। तो सिंपली हमने बनाया, मैं के लिए लिखा हमने आई, टीच यानी होता है पढ़ाना, और मैंने आपको अच्छे से बताया है कि देम जो है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो हमने देम को लास्ट में लिख दिया, आई को हमने शुरुआत में यानी कि फर्स्ट में लिखा, और टीच जो हमारा मेन वर्ब है तो इसको हमने मिड में लिखा। तो इस प्रकार से हमने पहला सेंटेंस समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच देम।
अब इस बेस पर हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आई, यू, वी एंड दे। साथियों, यदि ये चारों सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में हैं, यदि आई है, वी है, यू है एंड दे है, ये चारों सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में यदि है, तो आपको इन चारों सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने लिखा V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला मैं जाता हूँ, तो सेंटेंस क्या बना, आई गो। मैं पढ़ाता हूँ, तो सेंटेंस क्या बना, आई टीच। मैं पढ़ता हूँ, सेंटेंस क्या बना, आई रीड। मैं लिखता हूँ, सेंटेंस क्या बना, आई राइट। तो इसी टाइप से आप यू वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे आप जाते हैं, यू गो, हम जाते हैं, वी गो, वे जाते हैं, दे गो। इस टाइप से चारों सब्जेक्ट के सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल शुरू में सब्जेक्ट लिखना है। इन चारों सब्जेक्ट में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट होगा यदि, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे वे यहाँ आते हैं, क्या लिखा है, वे यहाँ आते हैं, वे यहाँ आते हैं। तो दे कम है, वे यहाँ आते हैं। वे यहाँ बैठते हैं, तो क्या बनेगा, दे सिट हेयर, वे यहाँ बैठते हैं। वे मुझे बुलाते हैं, तो क्या बनेगा, दे कॉल मी। वे तुम्हें बुलाते हैं, तो क्या बनेगा, दे कॉल यू। वे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, दे रीड इंग्लिश। वे इंग्लिश सीखते हैं, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, दे लर्न इंग्लिश। ओके, तो इस टाइप से हम आई वाला जो सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो आई सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है एंड दे सब्जेक्ट है, इन चारों के ठीक बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करना है एफर्मेटिव सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। क्लियर है इतना? ओके, अब हम आते हैं, ये तो हुए हमारे चार सब्जेक्ट, जैसे आई, यू, वी, दे, ये चार सब्जेक्ट हुए। अब चार सब्जेक्ट और हमारे बचे हैं अभी, तो उनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उन्हें भी हम समझते हैं। ओके, आइए, जैसे मैंने बोला वहाँ एस आई की तैयारी करती है। क्या लिखा मैंने, वहाँ एस आई की तैयारी करती है, वहाँ एस आई की तैयारी करती है। तो सेंटेंस हमारे बनेगा सी प्रिपेयर्स फॉर MPSI। सी प्रिपेयर्स फॉर SI या MPSI। मैंने यदि SI लिखा तो ओनली SI आएगा। ओके, यहाँ पर SI आ जाएगा। तो सी हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सी का यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी लड़की को डिनोट करने के लिए। यदि हम किसी लड़की के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो उसे डिनोट करने के लिए हमेशा हम सब्जेक्ट के रूप में सी का यूज़ करते हैं। तो सी हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, सी क्या है, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सी के साथ में सी के बाद में लिखा है प्रिपेयर। तो प्रिपेयर है हमारा क्या है, प्रिपेयर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रिपेयर के एंड में एस लगा है, तो PREPARE ये तो हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन प्रिपेयर के एंड में एस भी तो लगा है, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो मैंने बताया था आपको कि यदि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ES या IES लगा देते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये बन गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? आपका सेंटेंस बना सी प्रिपेयर्स फॉर SI। मैं बोलता हूँ कि वह IAS के लिए तैयारी करती है या वह IAS की तैयारी करती है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सी प्रिपेयर्स फॉर IAS। वह IPS के लिए तैयारी करती है तो सी प्रिपेयर्स फॉर IPS। वह बैंकिंग की तैयारी करती तो सी प्रिपेयर्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। वह SSC की तैयारी करती तो सी प्रिपेयर्स फॉर SSC एग्जाम्स। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनेंगे। कुल मिलाकर आपको याद रखना है, ओवरऑल आपको याद रखना है कि यदि आपका सेंटेंस आपके सेंटेंस में ही हो
क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो और नेम हो। ही हो, शी हो, इट हो और नेम हो। तो इन चारों सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब उसे हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईईएस, या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती तो उसी टाइप से है ना जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप यदि एस लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, आईएस लगा देंगे तो बन जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इन सब्जेक्ट के साथ आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाना है। ओके, जैसे देखते हैं हम कुछ और सेंटेंसेस। मैंने बोला वह तुम्हें बुलाता है, वह तुम्हें बुलाता है, वह तुम्हें बुलाता है। ओके, वह तुम्हें बुलाता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, ही कॉल्स यू। ओके, ही क्या है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कॉल्स क्या है, कॉल्स है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और यू क्या है, यू है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से हमने वापस से एक सेंटेंस समझा, वह तुम्हें बुलाता है तो ही कॉल्स यू, वह तुम्हें जानता है तो ही नोज यू, वह तुम्हें पढ़ाता है तो ही टीचेज यू। ओके, कुल मिलाकर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इन चारों सब्जेक्ट के बाद में आएगी। ठीक, तो ये तो हमने समझे ही और शी वाले सेंटेंस, ही और शी वाले सेंटेंस। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर इट के साथ में, इट वाले सेंटेंस में वर्ब के एंड में एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना है, या कैसे किस टाइप से सेंटेंस इट वाले बनेंगे। तो जी हाँ, आपको इट वाले सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब के एंड में एस या ईएस लगाना है, अनिवार्य रूप से लगाना है, क्योंकि इट भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब मैंने आपको बताया था कि इट का जो यूज़ है, इट का जो प्रयोग है, वो या तो किसी वेदर को डिनोट करने के लिए, या किसी एनिमल को डिनोट करने के लिए, या टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए, या डे को डिनोट करने के लिए, या ईयर को डिनोट करने के लिए, या मंथ को डिनोट करने के लिए इट का यूज़ हम करते हैं। ठीक, मैंने जैसे बोला एक सेंटेंस, बारिश, मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, बारिश होती है, बारिश होती है। ओके, बारिश होती है। अब बारिश क्या है, अपने आप में एक वेदर का नाम है ना, वेदर का नाम है बारिश। वेदर मतलब मौसम, WEATHER, वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। ठीक, तो वेदर जो है, वेदर का मतलब मौसम होता है। अब बारिश एक मौसम है, बारिश का मौसम होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे बारिश को क्या बोलते हैं, बारिश होना भी अपने आप में एक वर्ब है, क्योंकि रेन का मतलब होता है बारिश होना, वर्षा होना। ठीक, तो इट के बाद में हम लिखेंगे रेन, इट के बाद में हम लिखेंगे रेन। अब आपको पता है कि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम रेन के एंड में एस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इट रेन्स। क्या बन जाएगा, इट रेन्स। मुझे पूरी उम्मीद है साथियों कि आपको समझ आया होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। फिर मैं एक सेंटेंस आपको, एक सेंटेंस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने लिखा, ओले गिरते हैं या ओले पड़ते हैं। ठीक, ओले पड़ते हैं, ओले पड़ते, ओले पड़ते हैं ना, कभी कभी ओलावृष्टि होती है। ठीक है, तो ओले जो पड़ते हैं वो भी मौसम से रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड है। तो हम लिखेंगे, हमें लिखना है इट हेल्स, इट हेल्स। ओके, क्योंकि HAIL, हेल का मतलब होता है ओले पड़ना। ठीक है, ओलावृष्टि होना। तो हेल जो है वो भी अपने आप में एक मेन वर्ब है। ठीक, तो हेल के एंड में एस लग जाएगा। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बनेगा, इट हेल्स, इट हेल्स। अब साथियों ध्यान देना,
हेल का मतलब यहाँ पर होता है ओला पड़ना या ओला गिरना, लेकिन स्पेलिंग क्या है? HAIL। स्पेलिंग क्या है? HAIL। लेकिन यदि आपके सामने ऐसा वर्ड आए HELL, हेल, HELL, हेल, तो इस वाले हेल का मतलब होता है नरक। क्या होता है? नरक। इस वाले हेल का मतलब नरक होता है। मैं फिर से लिख रहा हूं आपके सामने HELL। जैसे बोलते हैं ना, एक फ्रेज है गो टू हेल, मतलब भाड़ में जाओ, गो टू हेल, तो यहां पर इस वाले हेल का यूज होगा HELL। ओके, तो इस टाइप से हमने इट के सेंटेंस को, इट के का जो यूज है उसको भी हमने समझा। अब हमारा बचता है नेम, तो मैं चलो नेम को भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, आकाश सर, आकाश सर, आकाश सर हमें, आकाश सर हमें साइंस पढ़ाते हैं, आकाश सर हमें साइंस पढ़ाते हैं, आकाश सर हमें साइंस पढ़ाते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको कि यदि आपका सब्जेक्ट नेम भी हो, ही हो, आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या नेम भी हो, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक, तो वहां पर भी वर्ब के एंड में आपको एस या ईएस लगाना है। तो आकाश सर क्या है यहाँ पर? आकाश सर को हम पहले तो इंग्लिश में लिखेंगे, आकाश सर की स्पेलिंग तो AKASH, आकाश सर, SIR सर। तो आकाश सर हमारे हो गए सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि आकाश सर एक सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति है ना, एक इंसान की बात हो रही। आकाश सर टीचेस, आकाश सर टीचेस अस, आकाश सर टीचेस अस साइंस। ओके, आकाश सर टीचेस अस साइंस, ये बनेगा। ठीक, तो टीच के एंड में आपने क्या लगा दिया? ES लगा दिया, टीचेस बन गया। ओके, अस यानी हमें और साइंस यानी साइंस, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। इस टाइप से मैं बोल सकता हूं कि राम तुम्हें बुलाता है तो राम कॉल्स यू, राम हमें बुलाता है तो राम कॉल्स अस, राम यहाँ आता है तो राम कम्स हियर, राम वहाँ जाता है तो राम गोज देयर। ओके, राम तुम्हें समझाता है तो राम एक्सप्लेन यू, सॉरी राम एक्सप्लेन्स यू, क्योंकि एक्सप्लेन के एंड में भी एस लगेगा, तो राम एक्सप्लेन्स यू। इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, चाहे वो IUV के माध्यम से हो या ही शी इट नेम के माध्यम से हो, उन सभी को हमने समझा। तो ये तो हुए थे साथियों हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। तो मैं आपको एंड में इसका जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो लिखवाता हूं। जैसे स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा? स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा साथियों? सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आएगा? एस ईएस, एस ईएस, एस ईएस या आईईएस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि यदि आपके सेंटेंस में आई, यू, वी या दे ये चार सब्जेक्ट हो
तो आपको ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यदि आई हो, यू हो, वी हो तथा दे हो, ये 4 सब्जेक्ट यदि है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और यदि ही हो, शी हो, इट हो या नेम हो, इन चारों सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में लगाना है एस, एस या आईएस। ओके, ठीक। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर को समझा और लास्ट में क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। फर्स्ट में आपको लेना है सब्जेक्ट। तो मैं सारे सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन किए, लिखे। मैंने यहाँ पर IUV दे लिखा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नीचे मैंने लिखा। तो इन चारों सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आपको करना है, ठीक। और इन चारों सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, क्लियर है इतना? तो इस तरह से हमारे जो एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है वो बनते हैं। अब हम समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, देखते हैं, समझते हैं। आइए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 10 सेकंड के लिए एक तरफ हो जाता हूं। ओके, क्लियर है? पहचान क्या होगी इसकी? पहचान होगी इस टेंस की कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में या तो ताहे आएगा या तीहे आएगा या तेहे आएगा या ताहू आएगा। ओके, अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं सबसे ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। मैंने ऊपर हेडिंग डाली नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक। नकारात्मक वाक्यों में क्या होगा? केवल साथियों जिस प्रकार से मैं समझाता हूं आप समझिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो आई, यदि हो यू, यदि हो वी या हो दे, मतलब इन चारों सब्जेक्ट में से कोई सा एक हो, ठीक, आपके सेंटेंस में, तो इन चारों सब्जेक्ट के बाद, इन चारों सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा डू नॉट। क्या आएगा? डू नॉट। डू नॉट, या इसे हम बोल सकते हैं डोंट। क्या बोल सकते हैं? डोंट, क्योंकि इन शॉर्ट इसे डोंट बोला जाता है। तो इन चारों सब्जेक्ट के बाद में आएगा डू नॉट या डोंट। अब क्या सर केवल डू नॉट या डोंट आएगा? नहीं, डू नॉट या डोंट आएगा, लेकिन उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, मैं उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। मैं उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। मैं उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आई डोंट टीच इंग्लिश देम। मैंने क्या बोला आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट आपका यदि हो आई, यदि हो वी, यदि हो यू या यदि हो दे, तो इन चारों सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है
डोंट, और डोंट के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टीच यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देम क्या है, देम भी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आई डोंट टीच इंग्लिश देम, मैं उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। मैंने बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ, तो आई डोंट कॉल यू। मैं तुम्हें नहीं समझाता हूँ, तो आई डोंट एक्सप्लेन यू। मैं तुम्हें वहाँ नहीं बुलाता हूँ, तो आई डोंट कॉल यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ नहीं बुलाता हूँ। मैं वहाँ नहीं बैठता हूँ, तो आई डोंट सिट देयर। मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ, तो आई डोंट सिट हेयर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वी वाले सेंटेंस की, कि वी का यूज़ कैसे होगा। तो सिंपल, मैंने जो बोला ना आपको कि केवल, चलो हम वी वाला एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने बोला, हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी डोंट गो देयर, वी डोंट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम वहाँ नहीं बैठते हैं, वी डोंट सिट देयर। हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो वी डोंट रीड इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, तो वी डोंट टीच इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आपके हम वाले सेंटेंस बने, मतलब वी वाले सेंटेंस बने। अब हम आते हैं दे वाले सेंटेंस पर। जैसे मैंने बोला कि वे यहाँ नहीं बैठते हैं, वे यहाँ नहीं बैठते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे डोंट सिट हेयर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हेयर का मतलब यहाँ होता है, क्या होता है, यहाँ। और ये प्लेस को डिनोट करने के लिए, यानी कि किसी स्थान का बोध करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, तो दे डोंट सिट हेयर, वे यहाँ नहीं बैठते हैं। मैंने बोला कि वे सर के साथ नहीं जाते हैं, तो दे डोंट गो विथ सर। ठीक, वे सर के साथ नहीं जाते हैं। ठीक, वे तुम्हें नहीं जानते हैं, तो दे डोंट नो यू। ठीक, वे हमें नहीं जानते हैं, तो दे डोंट नो अस। वे मेरे भाई को नहीं जानते हैं, तो दे डोंट नो माई ब्रदर। ओके, इस टाइप से हमारे दे वाले सेंटेंस भी बने। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आई वाले सेंटेंस हमने नेगेटिव समझे, नेगेटिव सेंटेंसेस हमने समझे, वी वाले समझे, दे वाले हमने समझ लिए हैं। ओके, एक और हमारा सब्जेक्ट होता है यू, उसके सेंटेंस हम समझते हैं, उसके सेंटेंस भी हम समझते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, यू वाले सेंटेंस समझते हैं। यू वाले सेंटेंस, जैसे मान लो मैंने बोला, आप मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे नहीं जानते हैं। ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं। आप यहाँ नहीं आते हैं, तो यू डोंट कम हेयर। आप वहाँ नहीं जाते हैं, तो यू डोंट गो देयर। ठीक, आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, तो यू डोंट लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो यू डोंट स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरह से हमने यू के यूज़ को भी समझा। तो ये तो हो गए हमारे चारों, लगभग हमारे 3 प्लूरल सब्जेक्ट और एक सिंगुलर सब्जेक्ट आई। अब हम बात करते हैं हमारे जो चारों सिंगुलर सब्जेक्ट बचे, यानी कि ही, शी, इट, नेम, उनके बारे में, कि उनके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। समझिए आप, कुछ नहीं करना है साथियों आपको। आपके सेंटेंस में यदि ही लिखा हो, शी लिखा हो, इट लिखा हो या नेम लिखा हो, ही, शी, इट, नेम, ये चारों लिखे हो यदि, ठीक, तो इन चारों सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है डज नॉट। क्या लगाना है, डज नॉट। डज नॉट या इसे डजंट भी बोला जाता है, डज नॉट या
डजंट, इन शॉर्ट इसे डजंट बोला जाता है, ठीक ना है, क्लियर। तो देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं, हमने लिखा ही शी इट नेम, इनके तुरंत बाद डज नॉट या डजंट, इसके बाद आपको लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लेना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, वह तुम्हें नहीं जानता है, वह तुम्हें नहीं जानता है, ओके। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही डज नॉट या डजंट, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक। ही डजंट नो यू, हाँ तुम्हें नहीं जानता है, सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने फिर लिखा वह आकाश सर के बारे में नहीं जानता है, नहीं जानता है, ठीक। तो इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लिखेंगे ही, हमने सबसे पहले ही लिखा, ही के बाद में आपको लिखना है डज नॉट या डजंट, ही डजंट, ठीक, ही डजंट। इसके बाद आपको लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लिख दी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमको लिखना है अबाउट, क्या लिखना है? अबाउट, क्योंकि साथियों अबाउट का मतलब होता है के बारे में। यदि हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, ठीक, उसके बारे में कुछ जानते हैं, उसके बारे में हम किसी भी माध्यम से हम मतलब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक, तो उसके लिए हमको अबाउट का यूज़ करना होता है, ठीक। जैसे मान लो मैंने बोला कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस आपका बनेगा यू आर टॉकिंग अबाउट मी, यू आर टॉकिंग अबाउट मी, आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आप मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, ओके। तो इस तरह से अबाउट का सेंटेंस जो अबाउट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है के बारे में, ठीक। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे बारे में, तो फिर आपको बोलना है अबाउट मी, आपके बारे में तो आपको बोलना है अबाउट यू, उनके बारे में तो आपको बोलना है अबाउट देम, हम दोनों के बारे में तो आपको बोलना है अबाउट बोथ ऑफ अस, उन दोनों के बारे में तो आपको बोलना है अबाउट बोथ ऑफ देम, ठीक। मोहन के बारे में अबाउट मोहन, सोहन के बारे में अबाउट सोहन, रीता के बारे में अबाउट रीता, पिंकी के बारे में अबाउट पिंकी, इंदौर के बारे में तो अबाउट इंदौर, जीएस जीनियस एकेडमी के बारे में तो अबाउट जीएस जीनियस एकेडमी, हमारे चैनल के बारे में तो अबाउट आवर चैनल, क्लियर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा ही डजंट नो अबाउट आकाश सर, ही डजंट नो अबाउट आकाश सर। पूरा सीक्वेंस में आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखना है? सब्जेक्ट, ये लिख दिया हमने सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि आकाश सर एक इंसान है, सीधी सी बात, ठीक। फिर डजंट, तो आपको मैंने बोला कि यदि ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, तो इन चारों के साथ में आपको लगाना है डजंट, है ना, डजंट लगाना है। तो डजंट क्या है यहाँ पर? ओवरऑल यदि देखा जाए तो डजंट क्या है? डज जो है एक मेन वर्ब भी होती है। यदि देखा जाए तो डज एक मेन वर्ब भी होती है, क्योंकि डू का फिफ्थ फॉर्म होता है डज, डू का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो होता है डज, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पे डज के साथ में नोट लगा दिया, ठीक, तो ये बन गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे डज हमारी मेन वर्ब भी है, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है। अब सर ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों कैसे हो सकती है? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डज जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कैसे कर सकती है। देखिए, जब हम ही, शी, इट, नेम इन चारों सिंगुलर सब्जेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट के ठीक पहले लगाना रहेगा डज। क्या लगाना रहेगा? डज। जैसे मान लो मैंने बोला क्या वह
क्या वह आकाश सर, क्या वह आकाश सर, क्या वह आकाश सर, क्या वह आकाश सर के बारे में जानती है? आकाश सर के बारे में जानती है। तो अब सेंटेंस हमारा कैसा बन गया? क्या सेंटेंस हमारा सकारात्मक है क्या? क्या वाक्य हमारा सकारात्मक वाक्य है क्या? क्या वाक्य हमारा नकारात्मक वाक्य है क्या? नहीं, ना तो ये वाक्य सकारात्मक है ना नकारात्मक है, ये है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डज शी। आपको अच्छे से पता है कि क्या वह आकाश सर के बारे में जानती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी लड़की की बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे सी आएगा। तो डज शी नो अबाउट आकाश सर। ठीक, तो ये आपके दोनों तरह के सेंटेंस बन गए। नीचे लिखा है वह आकाश सर के बारे में नहीं जानती है, ठीक, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और ऊपर मैंने लिखा कि क्या वह आकाश सर के बारे में जानती है, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें जो डज नॉट लिखा या डजंट लिखा, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, नो एक मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है? नो एक मेन वर्ब है। ठीक, आकाश सर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, मतलब आकाश सर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक, अब इसी का यदि मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहूँ, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहूँ, तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? वह आकाश सर के बारे में जानती है। ठीक, ऐसा बनेगा। और उसका इंग्लिश में क्या बनेगा? शी नोज अबाउट आकाश सर। शी नोज अबाउट आकाश सर। मान लो मैंने बोला कि वह आकाश सर के बारे में जानता है, मतलब किसी लड़के की बात है, तो ही नोज अबाउट आकाश सर। मैं आकाश सर के बारे में जानता हूँ, तो वहाँ पर फिर आपका सब्जेक्ट आई है, तो वर्ब के एंड में एस या यस नहीं लगेगा, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई नो अबाउट आकाश सर। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने ही शी, ठीक, इन दोनों के यूज़ को समझा नेगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू। ओके, अब हम समझते हैं इट का यूज़, कि इट वाले सेंटेंस नेगेटिव में कैसे बनाए जाएंगे। इट वाले सेंटेंस जो है नेगेटिव में कैसे बनाए जाएंगे। तो ही, शी, इट, नेम, ये 4 सब्जेक्ट है आपके। इन चारों सब्जेक्ट के साथ मैंने अच्छे से बताया आपको कि क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना है, या डजंट लगाना है, या डजंट लगाना है। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्लियर? अब मैंने क्या बोला कि हमने ही और शी का यूज़ तो समझ लिया, अब हमको समझना है इट का यूज़। क्या समझना है साथियों? इट का यूज़। तो इट का यूज़ कैसे? जैसे मान लो मैंने बोला कि बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। ठीक, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इट डज नॉट या इट डजंट रेन, इट डजंट रेन। क्लियर? मैंने बोला कि ओले नहीं गिरते हैं या ओले नहीं पड़ते हैं, ओले नहीं पड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हेल का मतलब होता है ओला पड़ना, ओले गिरना। ओले नहीं पड़ते क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इट डजंट हेल, इट डजंट हेल। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की 5th फॉर्म यानी कि एस या ईएस फॉर्म नहीं लिखना है, उसका यूज़ नहीं करना है। सिंपल आपको सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट लेना है, ओके, यानी कि डोंट या डजंट लेना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस बना इट डजंट हेल। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? हम बात करते हैं अब
हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट नेम, उसके बारे में। और इसी के साथ साथियों आज हमारा जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है नेम, उसका यूज़ हम समझ लेते हैं, और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसको फिनिश करते हैं। और आगे जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे वो मैं आगे के वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और WH वर्ड वाले जो सेंटेंस है, WH फैमिली वर्ड वाले जो सेंटेंस है वो भी मैं आपको आगे के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको मैं नेम का जो यूज़ है यानी ही शी इट नेम में से अभी नेम हमारा बचा है, तो उसका यूज़ मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस के माध्यम से समझा देता हूँ। समझिए, आप देखिए, जैसे मैंने बोला कि रोहित तुम्हें नहीं बुलाता है। रोहित तुम्हें नहीं बुलाता है। क्लियर? क्या लिखा मैंने? रोहित तुम्हें नहीं बुलाता है। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस आपका बनेगा रोहित, क्या बनेगा? रोहित डजंट कॉल यू। रोहित डजंट कॉल यू। ओके, मतलब रोहित तुम्हें नहीं बुलाता है ना। मैंने बोला कि रोहन तुम्हें नहीं जानता है, तो सेंटेंस बनेगा रोहन डजंट नो यू। रोहन यहाँ नहीं आता है तो रोहन डजंट कम हेयर। रोहन यहाँ नहीं बैठता है तो रोहन डजंट सिट हेयर। ठीक? रोहन हमें फॉलो नहीं करता है तो रोहन डजंट फॉलो अस। ओके, रोहन इंदौर में नहीं रहता है तो रोहन डजंट लिव इन इंदौर। मेरा भाई इंदौर में नहीं रहता है तो माई ब्रदर, क्या बनेगा? माई ब्रदर डजंट लिव इन इंदौर। क्लियर है? ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आज एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों के अंतर्गत बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी वाक्य हैं, मैंने समझाए, आपको एक्सप्लेन किए। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो सेशन है हम फिनिश करते हैं, क्योंकि हमने एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ लिए। पुनः एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे जो दोनों प्रीवियस लेक्चर है, जो प्रीवियस वीडियो सेशन है हमारे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस वो समझाया था, और वो वीडियो हमारा डाला था पार्ट 1 के नाम से। फिर सेकंड वाले वीडियो में भी हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, और वो हमारा वीडियो जो अपलोड हुआ था पार्ट 2 के नाम से। तो आप उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर देखिए साथियों, क्योंकि आपको उन दोनों वीडियोस को देखने से पूरा बेस समझ में आएगा। अब डायरेक्टली यदि आप थर्ड वीडियो को देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सी सिंगुलर वर्ब है, कौन सी प्लूरल वर्ब है, किसके साथ में डज नॉट लगाना है, किसके साथ में डू नॉट लगाना है। तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है वो दोनों वीडियोस भी आप देखें, ताकि आपको उनसे पूरा बेस समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप ज़रूर GS जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि GS जीनियस एकेडमी पर बहुत ही अच्छा स्टडी कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। बहुत अच्छे से पढ़ाई सर करवा रहे हैं आकाश जैन सर के मार्गदर्शन में। जैसा आप जानते ही हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स है सभी का बेस्ट कंटेंट, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके सामने प्रसारित हो रहा है, आपके सामने आ रहा है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा GS जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि साथियों क्या है, आप जितना कमेंट करेंगे, आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, उतना ही मनोबल हमें मिलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। नमस्कार।